नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। नक्सलियों ने आज एक प्रेस नोट जारी कर यह दावा किया कि पहली बार उन पर एयर स्ट्राइक हुई है। नक्सलियों का दावा है कि उन्हें केंद्र के इशारे पर टारगेट करते हुए उन पर बम गिराए गए। पुलिस ने नक्सली दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये नक्सलियों की बौखलाहट है, ये उनका पैंतरा है। वहीं जानकार कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तेवर से इस बात के संकेत तो मिल रहे थे कि अब बड़ा एक्शन होगा। खबर यह भी मिली कि मोस्ट वांटेड नक्सलियों की हिट लिस्ट बन चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के टॉप नक्सल लीडर्स भी शामिल हैं। तो नक्सलियों का यह दावा उनकी बौखलाहट है या उनका पैंतरा है या फिर बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए निर्णायक युद्ध की शुरुआत है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। बस्तर में एयर स्ट्राइक, नक्सलियों का दावा, 12 बम गिराकर किया अटैक। जी हां, बस्तर में नक्सलियों का दावा है कि सरकार ने पहली बार नक्सल ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल कर 19 अप्रैल को पामेड़ थाने के नजदीक नक्सलियों की जन मिलिशिया टुकड़ी को निशाना बनाया और ड्रोन के जरिए 12 बम गिराए, जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ। एक प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने दावा किया कि 19 तारीख की सुबह 3 बजे योजनाबद्ध तरीके से 2 जगहों पामेड़ के नजदीक बोतालंका और पाला गुड़ेम में ये बम गिराए गए। ये दोनों जगहें उसी इलाके के नजदीक हैं जहां बीते दिनों 22 जवानों की शहादत हुई थी। नक्सलियों ने प्रेस नोट में कहा कि सरकार हवाई हमले कर नक्सलियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो उनके नक्सल आंदोलन के खिलाफ एक काला दिवस है। स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि अमित शाह और केंद्र सरकार के इशारे पर इन हमलों की योजना बनाई गई। इधर नक्सलियों के इस प्रेस नोट में लगे आरोप को पुलिस ने बौखलाए नक्सलियों का एक पुराना पैंतरा बताया है। सीपीएम आदि संगठन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके ठिकानों पर सुरक्षा बल द्वारा ड्रोन के माध्यम से एरियल स्ट्राइक करने के आरोप लगाया गया। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बस्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा इलाके में जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वास्तव स्थिति ऐसा है कि विगत कुछ दिनों से सीपीएम मोदी संगठन बौखलाया हुआ। बीते दिनों 3 अप्रैल 2021 को तर्रेम में सुरक्षा बलों के एक प्लान्ड ऑपरेशन में नक्सलियों से मुकाबले में 22 जवानों की शहादत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्शन में तेजी के संकेत दिए थे। बस्तर दौरे से दिल्ली लौटते ही खबर मिली कि एनआईए ने टॉप नक्सलियों की एक लिस्ट बनाई है जो मोस्ट वांटेड हैं। सुरक्षा एजेंसियों को नक्सल मोर्चे के इन टॉप लीडर्स के खात्मे का टास्क मिला है, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सल लीडर भी टारगेट हैं। इधर इस मामले में एक बार फिर दलों ने मिलकर नक्सल सफाई की रणनीति पर काम करने की जरूरत बताई है। देखिए, राज्य सरकार लगभग सभी मोर्चे पर फेल हो रही है। कहीं पर भी राज्य सरकार काम करते हुए नहीं दिख रही है। नक्सली समस्या को लेकर भूपेश बघेल जी की सरकार विगत 2 वर्ष से लगातार बहुत गंभीरता से कदम उठा रही है। पूर्व में अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने भी कहा कि अकेले राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर बराबरी से काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे, तभी इस समस्या का जड़ से निराकरण होगा। नक्सल मोर्चे पर 22 जवानों की शहादत के बाद सबकी चाहत थी कि अब की बार कुछ बड़ा एक्शन हो, जिसका संकेत भी मिला। तो क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? हालांकि इसके पूर्व तकरीबन 2 साल पहले नक्सली सुकमा जिले के खेताराम की पहाड़ियों पर हवाई फायरिंग का आरोप लगा चुके हैं, जो बाद में सिद्ध नहीं हो सका था। बड़ा सवाल ये, क्या वाकई नक्सली बौखलाकर इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या नक्सली बस्तर के जंगलों में कमजोर पड़ रहे हैं या फिर उनका ये कोई नया पैंतरा है? नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। अभी जब आप स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख रहे थे, उसी दौरान बीजापुर के पालनार से एक सहायक आरक्षक को किडनैप करने की खबर आई है। नक्सलियों ने एक सहायक आरक्षक को किडनैप किया है। एक तरफ नक्सली अपने प्रेस नोट में इस बात को कहते हैं कि जहां कोविड काल चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोविड काल में वो नक्सलियों को टारगेट कर रहे हैं। इस बीच में ऐसा कहने वाले लोग भी सुरक्षा बलों के साथ क्या कर रहे हैं, वो अभी की घटना से साफ दिखाई देता है। खैर, हमारे साथ इस समय इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हैं। IBC 24 के
बस्तर के ब्यूरो प्रमुख नरेश मिश्र हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जगदलपुर से वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हैं। दोनों की ही नक्सल मामलों पर और वहाँ पर पुलिस और नक्सलियों की गतिविधियों पर बहुत पैनी निगाह रहती है और इनका जो एनालिसिस है वो भी बहुत गहराई से होता है। तो सबसे पहला सवाल मनीष गुप्ता जी आपसे कर लिया जाए। जैसा कि नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें तमाम तरह की बातें कही हैं उन्होंने, और ये भी कहा है कि आदिवासी एक दीवार की तरह खड़ा है और आदिवासियों से भी इस पूरी घटना का विरोध करने की, एक जन आंदोलन की बात की है। और जो बार बार अपने प्रेस नोट में बात करते हैं कि 26 अप्रैल को जो भारत बंद है उसकी बात भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के जो महानिरीक्षक हैं उनका कहना है कि ये नक्सलियों का प्रोपेगेंडा है, एक तरह का उनका पैंतरा है, जिसमें वो ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक हुई है, जबकि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले भी इस तरह की एक घटना हुई थी, जब नक्सलियों ने इस तरह का एक प्रेस नोट जारी किया था कि बस्तर में एयरफोर्स ने वहाँ पर टेस्टिंग की है, इस तरह की एयर स्ट्राइक की। मनीष जी, पूरी घटना को आप कैसा देखते हैं, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? ये नक्सलियों का पैंतरा है या इसमें सच्चाई है, या जो सुरक्षा बल खासतौर पर पुलिस का जो कहना है, कौन सच्चा है इसमें? आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि नक्सल मामले में अब ये एक निर्णायक मोड़ आया है और ये एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। मैं इसे 3 तरीके से देखता हूँ। पहला तो ये कि अभी जो तर्रेम कांड हुआ था उसके बाद जो गृह मंत्री का बस्तर प्रवास हुआ, उन्होंने मीटिंग लेकर के एक बड़े हमले की बड़ी रणनीति का संकेत दिया। दूसरी बात, जो केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनको विजय कुमार को छत्तीसगढ़ में ही बिठा दिया गया है। तीसरा, नक्सलियों के साथ जो ये युद्ध हो रहा है या मतलब जो लड़ाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक साईवार है जिसका अपना एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। पहली बात मैं बताऊंगा कि चूंकि भाजपा को जानने वाले और जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भाजपा की जो रणनीति को जानने वाले लोग ये बताते हैं कि अब जो है कश्मीर के निराकरण के बाद या कश्मीर में शांति आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा पर इस बात का दबाव है कि वो आंतरिक सुरक्षा और खासकर नक्सल मामले पर अब कुछ बड़ा करे। इसी दृष्टि से जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो है बस्तर प्रवास हुआ था, और ये कहीं ना कहीं ये एक रणनीतिक लड़ाई है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जिसे नक्सली भाषा में साई वार कहते हैं। आमतौर पर नक्सली भी एक प्रोपेगेंडा करते हैं फोर्स के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, और जो अपना एक छद्म वातावरण जो ओढ़े हुए हैं वो उसको लेकर के, उसकी पुष्टि को लेकर के वो लगातार ये इस प्रकार का साईवार कर रहे थे। अभी जो तर्रेम घटना हुई, इस घटना में नक्सलियों को बड़ी सफलता मिली। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मानक, सुरक्षा बलों का मन जो है कि मानसिकता जो है वो प्रभावित हुई है और उनका मनोबल घटा है। इसको बूस्ट करने के लिए मुझे लगता है ये पूरी रणनीति को अंजाम दिया गया है और इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। हालांकि सरकार भले ये स्वीकार न करे, पर कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से कहीं ना कहीं फोर्स का मनोबल बढ़ाने और केंद्र सरकार के मजबूत इरादों को लेकर के ये एक नई रणनीति का जो है इन्होंने प्रदर्शन किया है। और ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि अब रणनीतिक मामलों में बदलाव हुआ है और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को लेकर के, ऐसी साईवार को लेकर के हमें तैयार रहना चाहिए और नक्सलियों से इसी ढंग से निपटा जाएगा। दूसरी बात, जो सुरक्षा बलों की जो अभी की जो स्थिति है, लगातार देखिए ड्रोन हमले की जो नक्सली बात कर रहे हैं, हम जानते हैं या जो लोग जानते हैं नक्सल मामलों में जो सुरक्षा बलों की रणनीति है, बस्तर में जो यूएवी या ड्रोन है उनमें हथियार या आर्म्स, एमुनेशन, बम गिराने की क्षमता नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक प्रतीकात्मक उन्होंने ऐसी जगह को चुना है जहां पर लोग कम हो और वहां पर ये कहीं ना कहीं चाहे एचई बम गिराएं या हेलीकॉप्टर से गिराएं या ड्रोन के द्वारा कहीं दूसरी जगह से प्लांट करके गिराएं, पर मुझे ऐसा लगता है ये एक रणनीतिक लड़ाई है और कहीं ना कहीं
सरकार और सुरक्षा बल अपनी मजबूती का संकेत देने के लिए इस घटना को अंजाम दिए हैं। अभी इस मामले में पूरी बात सामने नहीं आई है। अगर ये कहीं ना कहीं ये है कि अगर इसमें बम गिराया गया है या किसी रूप में हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक के रूप में हमला किया गया है, तो आने वाले समय में हमको लगता है कैजुअलिटी की भी बात आएगी, क्योंकि ये वो इलाका है जो नक्सलियों का कोर इलाका है। ये वो इलाका है जहां पर नक्सली नेता रमन्ना पिछले 1 साल वहीं पर रह करके अपना इलाज कराया था और पाले गुड़ेम में ही उसकी मौत हुई थी। उस समय नक्सलियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। ये वो इलाका है जो 2 गांवों के बीच में चिंतावागु नदी बहती है और इलाके में आमतौर पर जो नक्सलियों की बटालियन है वो वहां पर मौजूद रहती है। बटालियन सुरक्षा बलों का टारगेट है और कहीं ना कहीं बटालियन को टारगेट करके जो सुरक्षा बल नक्सलियों के चूलों को हिलाना चाहते हैं और इसलिए इस प्रकार की चीजें आई हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी रणनीतिक बात है। हमारे साथ नरेश मिश्रा जी भी हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है इस प्रेस नोट में क्या सच्चाई है और जो पुलिस के महानिरीक्षक बोल रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल जैसा मनीष गुप्ता जी ने कहा कि ये एक तरह से रणनीतिक तरीका है और इसको इस ढंग से भी देखना चाहिए कि 2015 के आसपास, क्योंकि 2008 के बाद से सिलसिलेवार कई अटैक MI-17 हेलीकॉप्टर पर हुए थे और उस वक्त उसके बाद जो गरुड़ दस्ता है उसकी तैनाती की गई थी, जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। कई तरह की और चीज़ों के बारे में बात की गई थी। फिर ये भी बात आई 2015 होते होते कि जब नक्सली सीधा हमला कर रहे हैं, क्योंकि 2013 में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी चिंता गुफा इलाके में हेलीकॉप्टर की, तो तब ये बात आई थी कि यदि बार बार नक्सल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करते हैं तो जवाब में एयरफोर्स भी फायरिंग कर सकती है। उसके ठीक बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट देकर के ये बात बताई थी कि किस्टाराम सहित 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर एयरफोर्स ने एयरफोर्स के जरिए फायरिंग का अभ्यास किया गया है। तो ये एक तरह से एयरफोर्स या जो फोर्स का, क्योंकि NTRO भी बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अनुमति के बिना उनके संसाधनों का इस तरीके का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत तकनीकी विशेषज्ञता का मामला है कि किस इलाके में आपको विस्फोट करना है या अगर आप एयर ड्रॉप करते हैं बॉम्ब या छोटे ऐसे इक्विपमेंट्स, तो उसके लिए एक रणनीतिक तैयारी लगेगी। ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह से हमला हुआ और अमित शाह खुद इस इलाके में आए तो उनकी तरफ से इस बात के लिए रणनीतिक मौका दिया गया होगा कि एक अभ्यास किया जाए कि ड्रोन से भी यदि आवश्यकता पड़े, क्योंकि इस मामले में भी जब मुठभेड़ चल रही थी तब लाइव ड्रोन के जरिए सारा का सारा चीज मॉनिटरिंग होने की बात आई, लेकिन किसी तरह की मदद तर्रेम पे जवानों को नहीं पहुंचाई जा सकी थी। तो ये लगता है कि इसी तरह का कुछ प्रयोग होगा। हालांकि पिछली बार भी ये हुआ था कि अथॉरिटीज ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों में फायरिंग का कोई अभ्यास किया गया या फायरिंग किया गया, और इस मामले में भी IG ने इस बात से इनकार किया है। तो ऐसा लगता नहीं कि इस मामले में भी पुष्टि सामने आएगी, लेकिन एक तरह से अगर आप देखें कि किसी इलाके में अगर इस तरह की तैनाती है, सालों से है, चाहे एयरफोर्स के विमान की हेलीकॉप्टर्स की है या ड्रोन की तैनाती होगी, तो इस तरह के प्रयोग की तैयारियां भी जरूर कहीं ना कहीं की जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको इसी तरह से देखना चाहिए कि भविष्य में यदि कोई आकस्मिक आवश्यकता होगी तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, किस तरह से वो बेहतर नतीजे दे पाएगा, इसकी एक तैयारी है। और बिल्कुल सही बात है कि ये तो क्योंकि स्थायी वार है, तो एक मनोवैज्ञानिक जीत जरूरी थी नक्सलियों की, जो खुलेआम ये एक तरह से उस इलाके में बहुसंख्यक बहुत बड़ी तादाद में जमा होकर के चुनौती दे रहे थे कि फोर्स आए और आकर मुकाबला करे। कई बातें सामने आई इस मुठभेड़ के बाद, तो वहां पर जाने के बाद फोर्स को लौटना पड़ा और नुकसान उठाना पड़ा। तो ये इस चुनौती पर मनोवैज्ञानिक तौर पर उस इलाके में उनके संगठन में जुड़े जो लोग हैं उन पर ये दबाव बनाने के लिए भी कारगर तरीका हो सकता है कि हवाई हमले भी उन पर हो सकते हैं। तो वो ये ना समझे कि वो उस पूरे इलाके में, मुक्त इलाके में आमने सामने की लड़ाई में एक जीत उन्होंने हासिल की है, लेकिन इसके लिए सरकार कहीं भी कमजोर है। सरकार करना भले नहीं चाहती इस तरीकों का इस्तेमाल, लेकिन सरकार किसी भी ढंग में अपर हैंड पर है। नरेश, क्या आपको लगता है ये जो प्रेस नोट है इससे ये साबित होता है कि नक्सली मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए हैं?
निश्चित तौर पर, क्योंकि ये क्योंकि उन्होंने सबूत के साथ इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया है, तो क्योंकि वो एक आंदोलन चलाने की बात करते हैं और एक जनसमूह के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, इसीलिए ये एक दबाव की तो बात है ही, क्योंकि अगर उस इलाके का प्रतिनिधित्व वो अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं और नुकसान पब्लिक को होगा तो उसकी जवाबदेही भी उनकी होगी। तो ये मनोवैज्ञानिक एक तरीका है कि वो कैसे सरकार की खिलाफत करके पहले ही ये जाहिर कर दें कि नहीं, वो सरकार गलत कर रही है या गलत रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। नरेश, जैसा कि देखा जाता है कि नक्सलियों के प्रति यदि मान भी लिया जाए कि ग्रामीण इलाकों में जो उनका कोर एरिया, वहाँ पर लोगों की सहानुभूति है, तो जो बाकी की दुनिया उसकी तो सहानुभूति है नहीं। ऐसी स्थिति में प्रेस नोट मीडिया तक पहुँचा के ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, माओवादियों का तरीका है अपने आंदोलन को जिंदा रखने का, अपने विचार और अपनी जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उसको साफ बताने का। उसमें वो एक तरह से ये राजनीतिक उनका एजेंडा होता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ बताते हैं और वो ये बताते हैं कि हम तो जो मुकाबला कर रहे हैं वो बराबरी का कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि स्कूल भवन को तोड़ने के पीछे के जो तर्क नक्सलियों के होते थे वो ये कि पक्के हम भवन तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं झोपड़ियां बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पक्के भवन में, स्कूल बिल्डिंग्स में आके फोर्स ठहर जाती है, जबकि फोर्स को वहां नहीं रहना चाहिए क्योंकि बच्चे वहां रहते हैं। तो इस तरह के तर्कों के जरिए वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस मामले में भी उनकी ये कोशिश है कि वो अपने आप को, क्योंकि वो भारत के भीतर ही एक आंदोलन चला रहे हैं, वो यहीं के नागरिकों को एकजुट करके सरकार के खिलाफ एक भूमिगत आंदोलन चला रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो इसके जरिए आम जनता या जो लोग हैं उनकी सहानुभूति या उनसे एक संवाद स्थापित कर सकें, ताकि वो बता सकें कि हम किन तरीकों से लड़ रहे हैं और सरकार हमारे खिलाफ किन तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि वो यहीं के नागरिक हैं और तमाम जो राजनीतिक एजेंडे हैं उनकी वजह से उपजे हुए लोग हैं। चलिए, हमारा कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया। मनीष जी, एक फाइनल कमेंट चाहूँगा कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नक्सलियों की तरफ से और सुरक्षा बलों की ओर से? आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं समस्या के निराकरण के लिए जो है उनको भी समय चाहिए। तो साम दाम दंड भेद चारों की नीतियां अपना करके किसी न किसी रूप में नक्सलवाद को समेटना चाहते हैं और इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की रणनीतियां कहीं ना कहीं आक्रामक रूप से सुरक्षा बल और केंद्र सरकार वो नक्सलियों के खिलाफ आएगी और ऐसी घटनाएं होंगी। लगातार हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और मुझे अब लगता है कि अब नक्सलियों को भी जो है एक नई रणनीति पर विचार करना पड़ेगा अगर उसको सुरक्षा बलों से मोर्चा लेना है या लोहा लेना है तो। और ये मतलब जो एयर स्ट्राइक है वो इनके पास सुरक्षित है। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए नक्सलियों के पास कुछ नहीं है। जमीन की लड़ाई वो लड़ सकते हैं, छद्म युद्ध लड़ सकते हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर एयर स्ट्राइक हुई तो नक्सलियों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी मुसीबत होगी जिससे उनको निपटना आसान नहीं होगा। आने वाले समय में नक्सलवाद की नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। चलिए, कड़ियों को जोड़ते हुए तो ऐसा लगता है कि अमित शाह जी का दौरा, उसके बाद जिस तरह नक्सलियों पर इनाम घोषित किए गए हैं, और ये यदि इस बात को सही माना जाए कि ये एयर स्ट्राइक का अभ्यास है, तो उस अंत की शुरुआत, उस लड़ाई की, अंतिम लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी बात केंद्र सरकार और सभी लोग करते हैं और जिसकी बात पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार भी करती थी कि 2022 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द नक्सलवाद समाप्त होगा, चाहे वो वार्ता के जरिए हो, चाहे वो गोली के जरिए हो। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।